राष्ट्रीय चुनावों की हलचल के बीच राहुल गांधी के एक लेख से अब एक नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामे की शुरुआत बीजेपी ने की, लेकिन अपने इस खेल में बीजेपी खुद ही फंस गई है। आप जानते हैं कि कल दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, एक हिंदी और एक इंग्लिश, इन दोनों में राहुल गांधी ने व्यापार में कायम हो चुके एकाधिकार यानी मोनोपोली की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था और आज के इस दौर की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अपनाई गई चालाकियों से की थी और राजाओं, नवाबों, इन सब के अंग्रेजों के सामने समर्पण का जिक्र किया था। इस लेख में ऊपर से लेकर नीचे तक व्यापारियों की हिमायत की गई, उन्हें बिना डर के व्यापार करने और सबके लिए जगह बनाने की बात की गई। मगर बीजेपी को इसमें भी राष्ट्र विरोधी एजेंडा नजर आ गया। राहुल गांधी का विरोध करने के लिए बीजेपी ने मैदान में उनके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतार दिया ताकि विरोध में थोड़ा दम आए। सिंधिया का संबंध राजघराने से भी है, आप जानते हैं, मगर बीजेपी ने यहां गलत चाल चल दी और अब फिर राहुल गांधी के सामने पिछड़ गई है बीजेपी। वहीं झारखंड चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश बीजेपी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड खुद चीन की दीवार के समान हैं, जिन्हें पार करना संभव नहीं है। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन, उनको सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र भी चलेंगे और इधर दिल्ली भी आएंगे। सुनिए जरा हेमंत सोरेन को। और इन बेईमानों का षड्यंत्र से लड़ते लड़ते हमको जेल में भी डाल दिया और जेल में डालने के पीछे इनका यही उद्देश्य था कि सरकार गिराएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का चीन का दीवार है, कोई इसको लांघ के नहीं जा सकता है। जो चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग आप लोग के बीच में काम किया है। तो सुन रहे थे आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की चीन की दीवार है जिसे लांघ कर पार करके जाना बहुत मुश्किल होगा। यह बात यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में आज कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी तीनों ने अलग अलग बीजेपी को घेरा है और इसके साथ ही अजित पवार ने अपने सीएम बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। यह भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है और इन मुश्किलों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो है राहुल गांधी का, जिसे आज ही शेयर किया है राहुल गांधी ने। यहां से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। पहले आप राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, वीडियो को देखिए। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ साथ एक ट्वीट भी किया है जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे कुछ व्यापारियों को बीजेपी के मंत्री मोदी के पक्ष में पोस्ट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्वीट देखिए, ट्वीट में लिख रहे हैं राहुल गांधी, आफ्टर माय आर्टिकल मेनी प्लेफेयर बिजनेसेस आर टेलिंग मी दैट अ सीनियर मिनिस्टर हैज बीन कॉलिंग एंड फोर्सिंग देम टू से गुड थिंग्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट PM Narendra Modi and the government's programs proves my point exactly. ये कह रहे हैं जो मैं कह रहा था उसी को ये प्रूव करते हैं। एक बड़ा मंत्री कैसे फोर्स कर रहा है इस देश के व्यापारियों को और कह रहा है कि सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में आप लिखिए। ये बात यहां पर राहुल गांधी रख रहे हैं और ये तब जबकि मैंने अपना आर्टिकल, जो मेरा आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल के बाद ये खेल चल रहा है। असल में बीजेपी ने अपनी मुसीबत खुद बढ़ाई है दोस्तों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी के लेख को टैग किया और कहा, जो लोग नफरत बेचते हैं उन्हें भारतीय गौरव और इतिहास पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके बाद सिंधिया ने एक्स पर बुधवार को एक और पोस्ट में लिखा कि भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। तिलमिलाए हुए आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही है या सिंधिया को यह आदेश दिया गया क्योंकि राजाओं, महाराजाओं, नवाबों की बात यहां पर राहुल गांधी ने लिखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी, इसलिए यहां तिलमिला गए उनके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया? यह बात समझनी होगी। सिंधिया की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को यानी आज कहा है कि महामहिम सिंधिया जी अपने एकाधिकारवादी निगम यानी मोनोपोली कॉर्पोरेट पर राहुल जी के हमले को कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत तौर पर ले लिया। इस कॉर्पोरेट ने नवाबों, राजाओं और भारत के राजकुमारों को डराकर भारत को गुलाम बनाकर लूटा था। यह बात यहां पर जो कह रहे हैं पवन खेड़ा ने जो बात कही है यह भी सिंधिया को नागवार गुजरी। खैर, वहीं कांग्रेस पार्टी के ही सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया श्रीनेत एक कदम और आगे बढ़ती हैं और एक बड़ी सी पोस्ट कर बैठती हैं। सिंधिया को उनके परिवार की पृष्ठभूमि याद दिलाती हैं। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है? कल श्री राहुल गांधी जी ने भारतीय बिजनेस के लिए समानता पर एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ महाराजाओं की साठगांठ का जिक्र किया। कुछ महाराजाओं के बारे में कहीं बात का ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कर रही हैं, लिख रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनकी बात कही गई बात का ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? यहां लिख रही हैं उन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा। इसके दो कारण हैं। पहला, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कारण यह बता रही हैं, और दूसरा अपने आप को आज भी महाराजा मानने वाली सामंतवादी सोच, ये लिख रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में डॉक्टर राकेश पाठक की किताब का जिक्र भी किया है। वरिष्ठ पत्रकार ने, और इस किताब में सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक की दस्तावेजी किताब सिंधिया और 1997 में कुछ वृत्तांत सच को और माफी चाहूंगा 1857 में कुछ वृत्तांत सच को और सामने रखते हैं। यहां पर साफ साफ लिख रही हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक, हमारे दर्शक डॉक्टर राकेश पाठक जी से भली भांति परिचित हैं और अभी से थोड़ी देर बाद उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा रूबरू। तो यहां पर उनके बारे में लिख रही हैं सुप्रिया श्रीनेत की वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक जी दस्तावेजी किताब सिंधिया और 1857 में कुछ वृत्तांत सच को और सामने रखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय जब झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब आदि की सेना ग्वालियर पहुंची, तब ग्वालियर के महाराज जयाजी राव सिंधिया खुद उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने पहुंचे थे। ये बात यहां पर लिख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत और उसके बाद लिखती हैं 1 जून 1858 को मुरार छावनी यानी ग्वालियर में हुए युद्ध में सिंधिया की फौज के सिपाहियों ने पेशवा की सेना पर गोले दागने से मना कर दिया था। तब खुद जयाजी राव सिंधिया ने लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों की सेना पर तोप के गोले दागे थे। यह इतिहास है और यह किताब जो डॉक्टर राकेश पाठक जी की किताब है, उस किताब में यह सब कुछ लिखा है और उस किताब को उद्धृत करते हुए, उस किताब का हवाला देते हुए यह बात यहां पर लिखकर सीधा सीधा सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा है। तो इस तरह राहुल गांधी पर हमला करने निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर बुरी तरह घिर गए हैं और अब बीजेपी उनका बचाव कैसे करेगी यह देखना होगा। हालांकि आपको पता होगा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का बचाव नहीं करती है। बीजेपी में सिर्फ एक आदमी का बचाव होता है, वो है नरेंद्र मोदी। वहां अमित शाह का बचाव भी नहीं होता। बीजेपी में अमित शाह का बचाव करने के लिए नरेंद्र मोदी कभी कभार दिखाई देते हैं, लेकिन और कुछ नहीं होता। तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी कैसे बचाव करेगी आप समझ लीजिए। इधर आज उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र के अलावा अपना वचननामा क्यों निकाला, इस पर सटीक जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है और क्यों वचननामा निकाला है, जरा सुन लेते हैं पहले और फिर चर्चा। महाराष्ट्र
इधर झारखंड, इधर दिल्ली और सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और बीजेपी घिरी हुई क्यों है, कैसे चुनाव जो है वो बदल रहा है और कैसे राहुल गांधी का दांव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। सुनिए जरा, यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो आप सुन रहे थे, उनकी बात आप बहुत ज्यादा सुन रहे थे, लेकिन अब जरा उद्धव ठाकरे को सुनिए। अभी मैंने आपके सामने शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक शायद नहीं होगी या नहीं होगी बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने QR कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूपी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरणों में सादर किया था। और तो सुन रहे थे आप, यहां वचननामा जनता के सामने क्यों रखा है ये बता रहे हैं यहां उद्धव ठाकरे। आपको बता दूं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे पर तंज कस रही थी, लेकिन अब खुद ही इसमें फंस गई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में दरार की कोई बात ही नहीं है, बल्कि एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने वाली बीजेपी को अब करारा जवाब दोनों दलों से मिल रहा है। अजित पवार के लिए सुप्रिया सुले ने साफ कह दिया है कि वे बीजेपी के साथ हैं, तो अब हमारी लड़ाई विचारधारा की है, इसीलिए परिवार अब एक नहीं हो सकता। साफ साफ आज सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि यह परिवार अब एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, यानी अजीत दादा जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। वही अजित पवार ने एक इंटरव्यू में अपनी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा में यह कहकर जाहिर कर दी महत्वाकांक्षा कि क्लर्क भी चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अजित पवार केवल उप मुख्यमंत्री पद से अब नहीं मानेंगे। यह मैसेज बीजेपी को दे दिया गया है। वहीं नवाब मलिक के प्रचार के लिए भी अजित पवार ने कहा है कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं जाऊंगा मैं उनके प्रचार में। यानी कुल मिलाकर बीजेपी इस समय मुसीबतों के टापू में फंसती हुई दिख रही है दोस्तों, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो। वहीं इंडिया गठबंधन का जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी चुनाव के मौसम में सियासत से अलग जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उसमें भी बीजेपी फंस रही है। ऐसे में बीजेपी को क्या सुरक्षित किनारा मिल पाएगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। बीच चुनाव में क्या खेल हो गया है और उस खेल से कैसे आगे पार निकलेगी बीजेपी, निकालेगी खुद को। राहुल का जो बड़ा दांव है उस दांव का हल क्या होगा बीजेपी के सामने। इन सब के बीच अभी ये कार्यक्रम कर रहा हूं, राहुल गांधी का एक और ट्वीट आ गया है। उस ट्वीट को जरा देख लेते हैं, फिर चलते हैं सीधे हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच। और आपसे वादा किया हूं कि राकेश पाठक जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। महाराष्ट्र के राहुल गांधी लिख रहे हैं, महाराष्ट्र के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले की पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। लिखकर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। संविधान विरोधी भाजपा, ये ट्वीट किया है हैशटैग के साथ राहुल गांधी ने अभी से ठीक थोड़ी देर पहले, जब ये कार्यक्रम हम कर रहे थे, इसकी शुरुआत कर रहे थे, तभी ये ट्वीट आया है। और यहाँ साफ साफ यहाँ जो जाति जनगणना की बात है और उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं और एक सीधा हमला कर रहे हैं बीजेपी पे। तो राहुल गांधी के जो अलग अलग दांव हैं, इन